मध्य प्रदेश भारत देश का महत्वपूर्ण राज्य है और मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र अपनी प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति के कारण विशेष महत्व रखता है। इसके बाद भी विंध्य में पलायन सर्वाधिक है। पलायन के क्या कारण है, क्या हो सकता है, विंध्य से पलायन का निदान, इन सभी पहलुओं में हम चर्चा करेंगे। अपना पंच शो में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं रामेश्वर सोनी जी। आप समाज सेवी हैं। रामेश्वर सोनी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। साथ ही हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ चुके हैं विनायक दत्त शर्मा जी। आप रिपोर्टर हैं और आपने पलायन विषय पर रिपोर्ट भी तैयार की है, जो कि आप विंध्य फर्स्ट के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं हम रामेश्वर सोनी जी के साथ। दर्शकों को बता दें, रामेश्वर सोनी जी लोकतंत्र सेनानी भी हैं और समाज में जो भी सामाजिक आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, समाज में विभिन्न समस्याएं हैं, उन सभी में नजर रखते हैं। रामेश्वर सोनी जी, ये जो पलायन की समस्या है विंध्य क्षेत्र में, उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन के इतिहास में पहली बार इस समस्या को किसी ने उठाया। बहुत सारे राजनेता और चिंतक रहे हैं जो विकास की बात तो करते थे, पर इस दिशा में कभी सोचने का प्रयास नहीं किया कि हमारे विंध्य क्षेत्र के बहुत सारे लोग अपने गांव और शहर को छोड़कर दूसरे स्थान पर मजदूरी करने, पढ़ने या भिन्न भिन्न कामों से चले जाते हैं। आपने ये सवाल उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी भी क्षेत्र, परिवार या देश से पलायन के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है साधन और सुविधा का अभाव, या हम और अधिक तरक्की करने की चाहत रखते हो, तभी हम अपना शहर, अपना वतन छोड़कर जाते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, आजादी के बाद से और उसके बहुत पहले से भी विंध्य क्षेत्र हमेशा उपेक्षित रहा है और उपेक्षा के कारण गरीबी का दंश भी झेलता रहा। यहाँ का मुख्य रोजगार खेती थी, लेकिन सिंचाई का साधन न होने से, खेती के लिए उपयुक्त वातावरण न होने से, जैसी खेती होनी चाहिए, जैसे पंजाब वगैरह में होती है, मालवा में होती है, उस तरह की खेती यहाँ नहीं होती थी। अब चूंकि 80% और 85% लोग विंध्य क्षेत्र के गांव में ही बसते हैं और अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है, पेट भरने के लिए, बच्चों को पालने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे। मुझे याद है, एक बार मैं भोपाल में एक होटल में खाना खा रहा था। खाना परोसने वाला आया, दिया उसने रोटी वगैरह, फिर मैं अपने साथी से बघेली में बात करने लगा तो वो सुनकर रुक गया। बोला, अपना पंचे कहाँ क्या है? हमने कहा, रीवा क्या है। और तुम कहाँ क्या है? तो कैसा, हम रीवा क्या है, मऊगंज के। हमको बड़ा दुख लगा कि अगर हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र में कोई उद्योग धंधा और रोजगार की व्यवस्था होती या खेती बाड़ी अच्छी होती, तो जबकि वो ऊंची जाति का ब्राह्मण था बेचारा, तो इन्हें आकर यहाँ थाली धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस दिशा में कभी नहीं सोचा। और मजे की बात यह है, आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं अपने श्रोताओं को बताना भी चाहता हूं कि इस क्षेत्र के किसी भी नेता ने कभी इस विषय पर विचार नहीं किया कि हमारे यहाँ के अधिसंख्य लोग बाहर जाकर छोटे छोटे काम करते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर बता रहा हूं आपको। बिहार एक बहुत गरीब प्रांत है, बहुत ही गरीब प्रांत है। आप पूरे देश में कहीं भी जाएंगे तो खेतों में काम करने वाले बिहारी मजदूर मिल जाएंगे, किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे तो छोटा मोटा काम करते हुए बिहारी लोग मिल जाएंगे। उसकी वजह गरीबी है, वहां उद्योग धंधे नहीं है। वही हालत हमारे विंध्य प्रदेश की थी। जी। अब शिक्षा की व्यवस्था जो हुई, छोटे मोटे उद्योग जो लगे वो शहरों में लगे,
भारत हमारा गाँव पर आजादी के बाद से ने ये कभी नहीं सोचा कि जहाँ हमारी ज्यादा है, जो हमारा पिछड़ा हुआ है गाँव, हमको वहाँ करनी चाहिए, वहाँ अच्छे स्कूल होने चाहिए, वहाँ अच्छे अस्पताल होने चाहिए, वहाँ अच्छी बाजार व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि गाँव के लोगों को अपने ही गाँव में रोजगार मिल सके और वहाँ रह के वो अपनी अच्छी जिंदगी जी सके। ऐसा कभी नहीं हुआ। 1977 में पहली बार जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, तब गाँव को सड़क से जोड़ा गया। नहीं तो गाँव पहुंचने के लिए पगडंडियां होती थी, सड़कें तो कुछ होती ही नहीं थी। पहली बार जोड़ा गया और इसका परिणाम ये निकला कि आवागमन के साधन चलने लगे, लोगों को थोड़ा थोड़ा रोजगार मिलने लगा। फिर जमुना प्रसाद शास्त्री ने, जो तत्कालीन सांसद थे, उन्होंने बाणसागर की रुकी हुई परियोजना को शुरू कराया, जिसका परिणाम ये निकला कि नहरों के द्वारा आज आप देखिए लगभग 45-50% तक सिंचाई का साधन मुहैया हो गया है। पहले बोरिंग का सिस्टम नहीं था, फिर बोरिंग भी आ गया, नहरें भी आ गई। अब देखिए गांव में खेती होती है, लेकिन मजदूरी इतनी कम मिलती है उन खेतों में, खेती लाभकारी भी नहीं रह गई। किसान अगर देना भी चाहे किसी मजदूर को 500-700 रुपए रोज, तो वो नहीं दे सकता। तो लिहाजा जो गांव का गरीब आदमी है, वो यहाँ मजदूरी करने की बजाय वो सीधे बड़े शहरों में चला जाता है। वहां उसको 15,000-20,000 रुपए आराम से मिल जाते हैं मजदूरी करने का। तो अगर इन सबको रोकना है, तो सबसे पहले हमको एक ऐसा नक्शा तैयार करना चाहिए विंध्य क्षेत्र के लिए, जहां लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार ये सब उपलब्ध हो सके। जैसे हमारा घर है, आपका घर है, अगर हमको अपने घर में अच्छा रोजगार मिला हुआ, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा घर है, तो हम बाहर क्यों जाके रहेंगे? हम उसी हालत में जाएंगे जब हमारा सारा रास्ता बंद हो जाएगा, कोई काम हमारे पास नहीं रहेगा और हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। जी, रामेश्वर सोनी जी ने अपनी बात रखी है। हम अभी एक बार फिर चलेंगे, रामेश्वर जी से उनके विचार जानेंगे। यहाँ इस चर्चा में महत्वपूर्ण पहलू निकल के आया है गरीबी, रोजगार और शिक्षा। पलायन के जो मूल कारण निकल के आ रहे हैं अभी चर्चा में, ये मूल कारण रहे हैं गरीबी के कारण व्यक्ति पलायन कर रहा है विंध्य से। अभी रामेश्वर जी ने अपनी बात रखी है और रामेश्वर जी के पास हम एक बार फिर से चलेंगे। इस बीच हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पलायन विषय पर विंध्य फर्स्ट ने रिपोर्ट तैयार की, वो आप हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। अपना पंच 100 भी पलायन विषय पर हुआ, वो भी आप अपना हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। आज पलायन विषय में चर्चा का उद्देश्य है कि वो जो पहलू है, जो वो कारण है, पलायन के लिए जिम्मेदार कारण है, उनपे जनता की क्या राय है। जो हमारे विशेषज्ञ आए हैं, आप लोकतंत्र सेनानी हैं, आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक रूप से और विंध्य क्षेत्र को लेके भी, तो ये यहाँ जो भी कारण निकलेंगे, हमारी कोशिश है कि जो भी आने वाली सरकार हो, जिस पार्टी की भी सरकार हो, मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, तो उन पहलुओं में ध्यान दिया जाए कि विंध्य आगे आए, विंध्य सबसे आगे हो। ये आपका अपना कार्यक्रम है। जो हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विनायक जी के पास चलेंगे। विनायक जी ने रिपोर्ट तैयार की है पलायन विषय पर, और पलायन के जो कारण रहे हैं उनको आपने क्षेत्र में देखा है, लोगों से आपने बात की है। बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा, ये जो चर्चा में निकले हैं बिंदु, क्षेत्र में आप कैसे देखे हैं इसे और जनता का क्या कुछ कहना है पलायन को लेकर? जी, निश्चित ही अखंड जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, जब मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा था तो विंध्य क्षेत्र में जो पलायन मुद्दा है वो बेहद ही गंभीर मुद्दा है। आपको ये रिपोर्ट के दौरान मैंने युवाओं से जुड़ा, जो यहाँ पे बाहर पलायन करके जाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, रोजगार की तलाश में, तो कोई भी खुश नहीं है पलायन करके। अपने क्षेत्र से, अपने घर से, अपने परिवार से दूर जाकर कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, बस मजबूरी में उसे किसी कारणों से जाना पड़ता है। ऐसे ही अगर अपन आंकड़ों की बात करें अभी इसमें, तो सेंसस 2011 की रिपोर्ट के अनुसार विंध्य क्षेत्र से प्रतिदिन 47 व्यक्ति पलायन करके दूसरे स्थान को जाते हैं और ये साल भर में ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है। ये 1720 लोग पलायन कर जाते हैं साल भर में। ये सेंसस की 2011 की रिपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं जो ये पलायन का मुद्दा है बेहद ही गंभीर मुद्दा है विंध्य क्षेत्र के लिए, जबकि
अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ हर एक चीज ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेस के वजह से उपलब्ध है, मगर विंध्य को उपेक्षित क्यों रखा गया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जिम्मेदारों जी से ये सवाल, जनता का सवाल है जिम्मेदारों से कि विंध्य को उपेक्षित क्यों रखा गया है अभी तक। जी जनता की जो बात थी, जनता ने जो कहा वो विनायक जी ने यहाँ बात रखी है, और जो उन्हें आंकड़ा बताया है वो निश्चित ही चिंताजनक आंकड़े हैं। 47 युवा यदि एक दिन में यहाँ से पलायन करेंगे तो क्या कुछ हालात होंगे, और कितना वक्त लगेगा ये क्षेत्र खाली होने में। और यहाँ की जो क्षमता है लोगों की, और यहाँ का जो हुनर है, यहाँ के लोग जो कर सकते हैं, उसका फायदा दूसरे क्षेत्र ले रहे हैं, उनके विकास में वो सहयोगी बन रहे हैं। जबकि जो बात विनायक जी ने यहाँ रखी है कि प्राकृतिक संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, वन संपदा हो, मतलब ये सब कुछ विंध्य में पर्याप्त है। उसके बाद अवसर नहीं सृजित हुए, और यहाँ पर जिस भी व्यक्ति ने नेतृत्व किया है वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, उन्हें ध्यान देना होगा, और जो भी आगे आएंगे वो निश्चित ही ध्यान देंगे। जो हमारे दर्शक हैं वो ध्यान देंगे। आपके जनप्रतिनिधि जब क्षेत्र में आए तो आप उनसे सवाल करें कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो वादे किए गए वो कहां तक पूरे हुए हैं। और ये जो आंकड़ा विनायक जी ने बताया है, अभी यदि हम देखें मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में तो पलायन की जो दर है, मालवा में 6.3% है, बुंदेलखंड में 10.3% है, ग्वालियर और चंबल में 8.5% है, और विंध्य का जो आंकड़ा है उसको आप देखेंगे तो आश्चर्य होगा, 16.5% का पलायन है विंध्य में। जो मध्य प्रदेश के अन्य हिस्से हैं उनकी अपेक्षा 2 गुना पलायन है यहाँ से। जबकि विंध्य की जो ऊर्जा है, जो यहाँ की खनिज संपदा है, उससे पूरा देश उपयोग कर रहा है। तो ये प्रश्न उठता है कि विंध्य में वो अवसर क्यों नहीं है। रामेश्वर जी, क्या कहते हैं आप इस पूरे अनुभव के आधार में अपने, कि विंध्य में जो संसाधन है उनका उपयोग करके ऐसे अवसर क्यों नहीं सृजित हो पाए हैं? अब इस प्रश्न का जवाब तो आपने ही दे दिया कि संसाधन होने के बावजूद उनकी उचित व्यवस्था नहीं हुई, और इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारे जो राजनेता थे, जो सत्ता चलाने वाले लोग थे, जो देश चलाने वाले लोग थे, उनमें एक तो परिकल्पना का अभाव था और दूसरा इच्छा शक्ति का अभाव था। वो राजनीति को केवल राज करने का साधन मानते थे, जबकि राजनीति समाज और देश की सेवा का माध्यम है। ये जो दिमाग में बैठ गई बात कि हम चुनाव लड़ते हैं केवल इसलिए कि हम राजा बन जाएं, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाएं, इसलिए नहीं बनना चाहते कि हमारा ये क्षेत्र है, हम अपने इस क्षेत्र का इतना विकास करें कि हमारे लोगों को यहीं काम मिले, यहीं सारी सुविधा मिले, यहीं सारी शिक्षा मिले। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। गांव में छोटे छोटे उद्योग खोले जा सकते थे। गांधी जी की परिकल्पना थी कि गांव की सरकार गांव में रहे और गांव का व्यापार गांव में रहे। छोटे छोटे कुटीर उद्योग खोले जाए जिससे वहां के लोगों को काम मिले। अब हुआ क्या है, हम आपको बताएं कि जैसे जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ गई तो सारे के सारे कोल्हू बंद हो गए। वजह ये थी कि जो फैक्ट्री का तेल था वो अच्छा भी देखने में लगता था, पतला होता था, रिफाइंड रहता था और सस्ता भी पड़ता था, लार्ज स्केल पैदा होता था। जो गांव गांव में कपड़े बनते थे जिनको अपन जुलाहा बोलते थे, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कपड़े बनने लगे तो मोटा कपड़ा पहनना लोगों ने बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको फैक्ट्री में न बनने दिया जाए। जैसे हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, 77-78 में जब जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने गांव के उद्योग को जिंदा रखने के लिए, ताकि लोग पलायन न करें महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र में एक नीली साड़ी पहनती थी औरतें, मैक्सिमम 90% वो साड़ी पहनी जाती थी। तो महाराष्ट्र को केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया कि कोई भी फैक्ट्री ये नीली साड़ी इस डिजाइन की नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर वो बनाएगा सस्ता भी पड़ेगा और लोगों तक पहुंचेगा भी। तो वो साड़ी कुटीर उद्योगों में बनने लगी, लघु उद्योगों में, तो उनकी बिकने लगी। ये हुआ नहीं। जैसे स्कूलों में ड्रेस चलते हैं, हम आपको बताएं, अगर ये प्रतिबंध लगा दिया जाए कि ये टेरी काट के नहीं होंगे, ये खादी के होंगे, जो गांव में बने होंगे, खादी उद्योग से बने होंगे, कुटीर उद्योग से बने होंगे, तो उन सबको काम मिलेगा। उनको काम नहीं मिला, लिहाजा वो सब लोग भाग के कोई सूरत चला गया,
है, वहां साड़ी कारखाने में काम कर रहा, तो कोई बंबई चला गया, कोई कहीं चला गया, और वहां नारकीय जीवन जीते हैं। एक इतने बड़े कमरे में, जितने बड़े में 6x8 के कमरे में 4-4 लोग, 5-5 लोग सोते हैं, खाना बनाते हैं। वो मजबूर है, क्योंकि पेट पालना बहुत जरूरी होता है, पेट की आग तो मानती नहीं है। तो यहाँ ये व्यवस्था करनी होगी कि हमको गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे, तहसील स्तर पे ये देखना पड़ेगा कहाँ कौन सा उद्योग हमारा अच्छा चल सकता है, किस तरह के हुनरमंद लोग हैं, उनके हुनर को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। ये कभी नहीं हुआ, ये कभी भी नहीं हुआ। हमारी सरकारों ने ये माना कि जो शहर में लोग रहते हैं वही इंसान है, गांव में रहने वाला केवल वोटर है। शहरों में आप चमकदार सड़कें बना सकते हो, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना सकते हो, सिनेमा हॉल बना सकते हो, और बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कूलें बना सकती हो, पर उससे गांव वालों का क्या फायदा होगा? गांव का आदमी अगर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है तो वो भाग कर शहर आएगा, जिससे इस शहर का कोई गार्जियन अगर अपने बच्चे को और अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है तो वो इंदौर भेजता है, या दिल्ली भेजता है, या कहीं और भेजता है। दिल्ली का आदमी और अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है तो अमेरिका भेजता है, इंग्लैंड भेजता है। अगर उस स्तर के स्कूल कॉलेज हमारे यहाँ हो, हमारे क्षेत्र में हो, तो जाहिर तौर पे किसी को पलायन करना नहीं पड़ेगा। दूसरा, खेती को लाभकारी बनाना पड़ेगा। आज जो नौजवान पढ़ लिख के बाहर निकल रहे हैं गांव के, उनको खेती से कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे परिवार के, हमारी माँ भी, पिता भी, चाचा भी, भाभी भी, सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इसके बाद भी 10 एकड़ जमीन में 1 लाख रुपए नहीं बचा पाते हैं। और शहर का पान वाला, जिसने केवल 3,000 की पूंजी लगा रखी है अपनी दुकान में, वो 1,000 रुपए रोज कमा के आता, 30,000 रुपए महीना, और साल का जोड़ लीजिए आप 5 लाख कमाता है 3,000 की पूंजी लगाकर, और आपका 10 एकड़ जमीन है, अगर 20 लाख रुपए एकड़ भी जोड़ लीजिए, 2 करोड़ की जमीन में पूरा परिवार लगा हुआ है, मजदूरी नहीं निकलती। तो जब तक इन बातों पर चिंतन नहीं किया जाएगा कि इसको कैसे, पलायन को रोका जाए, बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक हैं, सामाजिक वैज्ञानिक हैं, आर्थिक वैज्ञानिक हैं, इन सबको बैठाकर समुच्चय रूप से इन पर चर्चा हो, और फिर जो पहले, इसे आजकल जो नीति आयोग बना है, नीति आयोग इस पर कोई चर्चा नहीं करता। वो चर्चा करता है कि कैसे अडानी को फायदा पहुंचाया जाए, कैसे अंबानी को फायदा पहुंचाया जाए। हमको तो 5 किलो अनाज दे देते हैं वोट के लिए, और उनके लिए सारी योजनाएं तैयार होती है, किसान के लिए योजना तैयार नहीं होती है। आप ये देखिए, किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। अगर किसान का बच्चा शहर में आके पढ़ाई तक करना चाहे तो आज टीआरएस कॉलेज जैसे कॉलेज में 25, 30, 40 हजार रुपए साल फीस लगती है। गरीब का बेटा कैसे पढ़ेगा? बहुत सारी समस्याएं हैं। तो फिर मजदूरी करेगा, वो उच्च शिक्षा लेने के बजाय मजदूरी करेगा। छोटे छोटे उद्योग गांव में खुले हैं, बहुत सारे उद्योग ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे गेहूं से कुछ बन सकता है, बिस्कुट बन सकती है, मैदा बन सकता है, सूजी बन सकती है। छोटी छोटी फैक्ट्री लगाना शुरू कर दे, गवर्नमेंट ही लगाए और गवर्नमेंट ही उनको रोजगार दे दे। ऐसा कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। गवर्नमेंट का दिमाग उस तरफ है ही नहीं। तो अंतिम में सॉल्यूशन ये है कि जब तक हमारे यहाँ के विधायक और मिनिस्टर, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि आपस में, चाहे पार्टी कुछ भी हो सकती है, विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए तो एक ही उद्देश्य सबका होगा ना। उस उद्देश्य के लिए सब लोग बैठ जाएं, पार्टी का मतभेद, मनभेद सब भुला के, और तय करें कि हम अपने बिंद क्षेत्र को हरा भरा, सुंदर है, और इस लायक बना देंगे कि यहाँ कोई आदमी बाहर जाकर बर्तन न धोना पड़े, उसको मजदूरी न करनी पड़े उसको। ऐसा जिस दिन सोच लेंगे, आप देखिएगा पलायन रुक जाएगा और यहाँ बिंद क्षेत्र का खूब विकास होगा। और ऐसा नहीं होगा तो हम लोग चर्चा भले कर लें, हम लोग की सुनता कौन है? सुनेंगे। सरकार में बैठे लोग हैं, उसकी बात सुनते हैं जिससे उनको लाभ होता है। जिसमें मगजमारी करनी पड़ती, वो काम नहीं करते हैं। जमुना शास्त्री जैसे लोग अब नहीं रह गए, जो रेलवे लाइन ले आए रीवा में, बाण सागर ले आए रीवा में, बहुत सारा काम किया, और वो पैसा भर नहीं कमाते थे, पैसे से कोई मोह नहीं था, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए
वो सबके साथ बैठ सकते थे, कोई विरोध नहीं, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कम्युनिस्ट का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। हमने देखा, चूंकि उनके हम सानिध्य में रहे हैं, हमने उनका जीवन देखा है और उन्हीं से सीखा है कि जो समाज और अपने देश के लिए, हमारा देश तो यही है, रीवा विंध्य क्षेत्र के लिए समर्पित रहता है, उसी का जीवन धन्य होता है। आपसे हमने पहले भी कहा कि आपको साधुवाद है कि आपने इस विषय पर चर्चा शुरू की है, और मेरा निवेदन एक और है कि चुनाव हो जाए और जितने विधायक इस क्षेत्र के चुने जाएं, सबको एक एक करके उनका विजन क्या है इस बारे में, और क्या वो अपने विजन के अनुसार विधानसभा में अपनी बात कहेंगे, क्या सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारे विंध्य क्षेत्र के पलायन को रोकने के लिए ये कदम उठाए जाए। रामेश्वर जी ने जो अपनी बात रखी है यहाँ पर, उस प्रकार से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाया जा सकता है, किसे जोड़ा जा सकता है इन चर्चाओं में। महत्वपूर्ण बात की है उन्होंने, अपने अनुभव के आधार में बात की है, जो उन्होंने देखा है उस पर बात की है, और जो उन्होंने निदान बताया है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, यदि वो उस निदान से सहमत हैं तो भी मैसेज कर सकते हैं, और असहमत हैं तो आपकी नजर में क्या बेहतर निदान है वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल की ईमेल आईडी में भेज सकते हैं। जो बेहतर निदान होंगे उनको हम संग्रहित करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचे वो, और वो बातें वहां पहुंचे। जैसे रामेश्वर जी ने कहा कि कौन सुनता है, लोग सुनेंगे। जब हम बात करेंगे तो लोग सुनेंगे, हम अकेले बात करेंगे तो भले ना सुने कोई, लेकिन जब क्षेत्र के जो हमारे दर्शक हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों से जब क्षेत्र में आएंगे और उनसे सवाल करेंगे, यही बात उनसे पूछेंगे, ये चर्चा उनसे करेंगे, तो उन्हें एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, चौथी बार में, पांचवी बार में जवाब देना पड़ेगा। और आप सकारात्मक ढंग से पूछें, संगठित होकर पूछें। वो किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी दल के लोग हों, किसी दल की विशेष की बात नहीं है। जो उदाहरण दिए गए हैं, जिन लोगों के नाम लिए गए हैं यहाँ पर चर्चा में, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दल से ऊपर उठ के कार्य किया है, क्षेत्र के लिए कार्य किया है, तो आज भी उनका नाम लिया जा रहा है। वो अब है नहीं, तब भी नाम लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो अच्छा कार्य होता है उसकी तारीफ होती है हमेशा, जनता देख रही है कौन क्या कर रहा है। तो ये किसी राजनीतिक दल विशेष की बात नहीं, हम विंध्य की बात कर रहे हैं, विंध्य की समस्या की बात कर रहे हैं, विंध्य के मुद्दे की बात कर रहे हैं, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी इस बात में साथ आना होगा। और वो आप चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके आप अपना समर्थन दे सकते हैं, इस आवाज को दूर तक पहुंचा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात की रामेश्वर जी ने। एक वाकया हो सकता है, रामेश्वर जी को याद होगा निश्चित ही, क्योंकि लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, हम लोग भी सुनते हैं कि एक वक्त था, रीवा में अकाल पड़ा था और लोग भुखमरी और पलायन के लिए मजबूर थे। ऐसे में उस समय तात्कालिक राजतंत्र था, और जो राजा थे उन्होंने कई बिल्डिंग बनवाई। उस अवधि में उन्होंने ऐसा कार्य शुरू किया कि लोगों को कुछ रोजगार मिल जाए, कुछ कार्य मिल जाए। तो ऐसी स्थिति उस समय सोच के की गई कि हमारे क्षेत्र के व्यक्ति पलायन न करें, वो भुखमरी के शिकार न हो। तो इस प्रकार से जो भी बात हो रही थी, रामेश्वर जी से हम इस बात में उनका मत चाहेंगे कि ऐसी वो कौन सी घटना थी, यदि आपको याद हो, कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए ऐसा कदम उठाया गया। और आज एक बात जो उन्होंने की है कि किसी भी पार्टी, किसी भी दल के नेता जीतने के बाद सारी जनता उनकी होती है, सारा क्षेत्र उनका होता है। एक बार बैठ के और सबसे चर्चा करनी चाहिए। हालांकि ये बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि सरकार से जो योजनाएं बनी है उसमें तो व्यवस्था है, जन भागीदारी होनी चाहिए योजना बनाने में। गांव में जब योजना बनती है, कोई कार्य योजना बनती है, तो उसमें गांव वालों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इस बात को जांचें कि कितने लोगों की सहमति होती है। आपके गांव का जब विकास का कोई मॉडल बनता है, कोई विकास की योजना बनती है गांव में, उसमें आपकी कितनी भागीदारी, कितनी सहमति है, इसमें क्या कारण है, उसके लिए हम विशेष अपना पंचशो भी करेंगे। अभी इस चर्चा में भी हम बात करेंगे। हमारे कार्यक्रम में अंत के 10 मिनट बचे हुए हैं, तो उसमें हम उन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे बात करेंगे। जो अभी भागीदारी की बात हुई है, रामेश्वर जी, जो ये वेंकट भवन जो है, तो वेंकट भवन बनाने की कहानी कहते हैं कि यही है कि उस समय अकाल हो गया था, तो फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया कि निर्माण लोग करने और उसमें काम में लगे, तो नहीं हुआ होगा, पक्का हुआ होगा, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, मनरेगा जो है वो इसी का एक उदाहरण है। मनरेगा के द्वारा गांव में ही लोगों को काम मिलने लगा, तो गांव के बहुत सारे लोग जिनको मजदूरी मिल जाती है, तो जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत गुजारा भत्ता मिल जाता है, तो वो गांव छोड़कर नहीं जाते हैं। इसी तरह काम पैदा करना पड़ेगा। सरकार को
ऐसे काम पैदा करना पड़ेगा जिससे निर्माण भी हो और विकास भी हो और लोगों को काम भी मिले। केवल जी 5 किलो राशन देकर हमको निकम्मा बनाने से कुछ नहीं होता। हमको काम चाहिए, हमको काम मिलने लगेगा तो हमको भीख की जरूरत क्या पड़ेगी। आज देश का 80 करोड़ आदमी इस भीख पर गुजर कर रहा है 5 किलो अनाज पर, और हमको शर्म नहीं आती। हम कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। हम किस तरह के विश्व गुरु हैं? जिस देश का 80% आदमी 5 किलो अनाज की भीख पर जिंदा हो, हमने उसको काम नहीं दे रखा है। कभी सोचते नहीं है कि हम इनके लिए काम पैदा कर दें, ऐसा काम पैदा कर दें कि अपने परिवार का गुजर बसर कर सके और सम्मान से जी सके। हम जब किसी से कुछ लेते हैं तो हमारा सम्मान घटता, हमारा स्वाभिमान घटता है। सरकार इस बात को नहीं सोचती है। केवल राष्ट्रभक्त के नाम पर सत्ता भक्ति चल रही है, चाहे कोई पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं और किसी पार्टी का पक्षधर भी नहीं। बात जनता की हो रही है, निश्चित ही जनता की बात हो रही है और जनता की बातें रखी जा रही हैं। जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इन बातों को समझ सकते हैं। किसी सत्ता में रहे लोगों का या विपक्ष की किसी की बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है। बात महत्वपूर्ण ये है कि हम जब ये मुफ्त की योजना देते हैं उसकी जगह में जो महंगाई है यदि उसमें कुछ नियंत्रण करें, जो कृषि के संसाधन है, जो कृषि के लिए उपयोगी आवश्यकताएं हैं, बिजली पानी है, वो यदि सुलभता से मिल जाए, बिजली सस्ती हो जाए या खाद उनको समय से मिल जाए किसानों को, तो वो अपनी किसानी को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। फिर हो सकता है कि उस सम्मान निधि की जरूरत भी न पड़े जो दी जा रही है उनको। जिनको जरूरत है, जो दिया जा रहा है, हम किसी भी योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन मूल कारणों में कि स्थायी निदान क्या हो सकता है। जो हमारे दर्शक हैं वो भी अपने, हमारा बार बार कहना है, सुझाव दे सकते हैं इस चर्चा में, क्योंकि ये आपके लिए ही चर्चा की जा रही है कि क्या स्थायी निदान हो सकता है। यदि हम केवल अन्न बांटते रहेंगे और अन्न खेत में होगा ही नहीं तो कब तक अन्न बांटेंगे, कहां से अन्न बांटेंगे। तो जरूरी तो है कि खेती भी मजबूत हो, जरूरी है कि रोजगार के साधन सृजित हो, जरूरी है कि ये जो 16% का पलायन है विदेश से वो रुके। चर्चा ये उस मुद्दे में, उस विषय में हो रही है। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी आप अपने मत हमें जरूर लिखें और अपने सुझाव दें, क्योंकि आपके सुझावों को हम जोड़कर और शासन सत्ता में जो भी दल आएगा, जो भी पार्टी के लोग बैठेंगे, जिस भी पार्टी के लोग बैठेंगे, जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, जैसे आप अभी रामेश्वर जी ने सुझाव दिया, हम कोशिश करेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि किसी भी दल के हों, वो आए, वो भी बात करें, इस चर्चा में शामिल हों, क्योंकि मिले जुले प्रयास से ही निदान हो सकता है। बड़ा विषय है, बहुत सारी बातें हैं, यदि हम बात करेंगे तो ये लंबी चर्चा चलती जाएगी। कार्यक्रम में समाप्ति का वक्त हो रहा है। एक बार हम विनायक जी के पास चलेंगे। विनायक जी, यदि क्षेत्र की जनता की कुछ बात रह गई हो तो आप रख सकते हैं। जी बिल्कुल अखंड जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो क्षेत्रीय जनता है उसका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर विंध्य प्रदेश देश के मध्य में आता है तो यहाँ पर ऐसा 20 सालों में कोई रोजगार इस्टेब्लिश क्यों नहीं करा गया, कोई बड़ा उद्योग क्यों नहीं स्थापित किया गया जिससे यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिल सके। तो एक जो ये मुद्दा है ये सबसे बड़ा है। यहाँ के जो युवा हैं, चाहे ऐसे अन्य वर्ग के लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं पलायन करके काम की तलाश में रोजगार के लिए, तो उनका यही है, बाहर जब जाते हैं तो वहाँ बाहर मैंने एक रिपोर्ट भी करी है इसी बीच, उसमें एक व्यक्ति ने कहा भी है कि बाहर अगर हम जाके काम करते हैं तो बाहर मजदूरी करने वाले की कीमत एक कीड़े के बराबर होती है। हमारे क्षेत्र में ये सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई अभी तक? जी, विनायक जी ने अपनी बात रखी यहाँ पर कि कोई स्वेच्छा से अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहता, उसके पास मजबूरियां होती हैं, तब व्यक्ति पलायन करने के लिए मजबूर होता है। वो जो मजबूरियां हैं, हम उन्हीं मजबूरियों में बात कर रहे हैं और कोशिश है कि आगे आने वाले समय में एक मिले जुले प्रयास से, जहां सरकार की भूमिका हो सरकार निभाए, जहां हमारी भूमिका है हम निभाएंगे, जहां एक व्यक्ति की, एक समाज की भूमिका समाज निभाएगा, एक मिला जुला प्रयास करेंगे तो सफलता पाई जा सकती है। जो अन्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, हम पूरे अभी देश की बात ही नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, विंध्य की बात कर रहे हैं। यदि तो मध्य प्रदेश के जो अन्य हिस्से हैं वहां का पलायन और विंध्य का पलायन देख के लगता है कि विंध्य में अभी बहुत कार्य की जरूरत है, और वो तभी हो पाएगा, किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होगा, किसी एक दल के प्रयास से नहीं होगा। मिला जुला प्रयास करें। क्षेत्र के विकास के लिए बात हो रही है और क्षेत्र की जनता की बात हो रही है। जो अच्छा कार्य होगा उसकी हमेशा तारीफ होगी। महत्वपूर्ण विषय है। हम एक बार फिर जुड़ेंगे विशेषज्ञों के साथ और इस विषय में चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने सुझाव, अपने विचार हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना पंचायत शो में हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा में रामेश्वर सोनी जी जुड़े, आपने अपनी बात रखी है। रामेश्वर सोनी जी का धन्यवाद।
हमारे साथ विनायक जी रहे। विनायक जी ने जनता की बात की है, जनता के बीच से जो वो मैं संदेश लेके आया था वो आपने यहाँ रखा। विनायक जी का धन्यवाद। जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी बात जरूर लिखें। वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे चैनल की ईमेल आईडी में लिखें। यदि आपका सुझाव महत्वपूर्ण होगा तो सरकार भी उसमें विचार करेगी। और ये जो चर्चा है इसमें एक बार आप विचार जरूर करें अपना पंचायत शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।